हेलो। हेलो। सर ये एक बार कंफर्म कर देंगे कि ऑडिबल है या नहीं सबको। हेलो। आरव, आपको ऑडिबल है सब कुछ? यस सर। ठीक है। जितेंद्र सर, आप क्लास से कंफर्म कर सकते हैं एक बार कि सबको कुछ ऑडिबल है या नहीं, या क्लास से एटलीस्ट कोई ज्वाइन कर सकता है मीटिंग को, सेम मीटिंग को, तो ही कैन रिस्पॉन्ड ऑन देयर बिहाफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप लोगों को ये वीडियो आ रहा है क्या अभी? आप लोग कंफर्म कर सकते हैं क्लास से। हेलो। कौन है क्लास से ज्वाइन किया? हरमन, आर्यन, ख्वाहिश।
आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फिर बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप साइड बाई साइड मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू, या मतलब वीडियो ऑडियो ऑन करके। सब ठीक है सर। ओके ठीक है, फाइन। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहीं पे। अभी स्क्रीन आएगा पूरा। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं जस्ट थोड़ा सा बस रिवाइज करते हैं उसको जो हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग, जो लोग क्लास मिस कर दिए या नहीं आ पाए थे, एक बार जल्दी से देख लीजिए। डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट कर रहे थे, टॉपिक समझा था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगा उसका। और जो आपने मीनिंग समझा था कि डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा के इक्वल क्यों होता है, वो भी समझा था। आप उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्यों बोलते हैं, वो समझा था। स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ग्राफ पे क्या मतलब होता है स्लोप की, जस्ट एक डेफिनेशन नहीं है कि स्लोप ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये लोग भी आप समझ रहे थे उसके साथ साथ। स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ये तीनों हमने पैरेलली इसमें समझा था, उसको लेकर के भी। और टेन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, बट ये टेन थीटा हम टीडीएस था तो इसलिए हमने कुछ रूल समझे थे। पहला रूल था एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का। दूसरा पावर था कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेमडा इनटू सम फंक्शन होगा तो लेमडा को बाहर निकाल लेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना होगा तो बस ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, सेम फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स आएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नेचुरल लॉग होना चाहिए, इट शुड बी 1/x। प्रोडक्ट रूल जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। समेशन रूल हमने पढ़ा था, या सब्ट्रैक्शन रूल, कि आपका कोई भी साइन प्लस माइनस है, इट विल मेंटेन एज इट इज, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। इसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स, कुछ मैंने आपको रटने को बोला था कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज है, तो आप इसको जस्ट याद करके रख लें क्योंकि आप बार बार सोचेंगे नहीं इनके लिए। क्वोशंट रूल था जिसमें क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि आपको यही फॉलो करके ही चलना है उसके अंदर। यही फॉलो करने में मतलब वी यू डैश माइनस यू वी डैश न्यूमरेटर रहेगा, वी स्क्वायर जो उसका डिनोमिनेटर टर्म रहेगा। इसको एज इट इज याद रखना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन थे जिनमें आपको मैंने तीन इंपॉर्टेंट बोला था, साइन कोस और टेंजेंट के लिए। ठीक है, इसको याद करने का कुछ तरीका बताया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। आवाज साफ नहीं आ रही है? अभी बोलिए, अभी ठीक आ रहा है? वहां पे ऑडियो कंट्रोल्ड है अच्छे से क्लास में? हेलो, आप लोग बोल सकते हैं क्लास में, कोई माइक ऑन रख सकता है? ठीक है सर अब। चलिए ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हुआ चेन रूल। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, डिफरेंट फंक्शन एफ जी एच एक्स जो भी है। अब सबसे पहले आउटर फंक्शन से डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिख ही रहा होगा, हमने किया भी था, आपके नोटबुक में भी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस फंक्शंस को किस तरीके से आप जो है डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अंदर वाला एज इट इज रखेंगे, देन द नेक्स्ट इनर मोस्ट फंक्शन, फिर उसके अंदर तक जाते जाते आप कहाँ तक, लास्ट एक्स तक डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल तक। और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dx 1 आएगा, तो वो आपको पिक्चर में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब समझाया था मैं क्लास में आराम से। और आप इसका अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं सेम। फंक्शन पावर n हुआ तो n, ये चेन रूल से ये भी हो सकता है कि पहले दो फंक्शन होंगे, एक एफ एक्स है और एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो n वाला पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन होगा n एफ एक्स n पावर -1, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये सब बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए थे इसमें
अगर वेरिएबल डिफरेंट हुआ तो क्या होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा और फिर वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन करना है dx बाई dt के फॉर्म में। लास्ट में जो पढ़ रहे थे हम कि डिफरेंशिएशन कब डिफाइंड नहीं होगा, डिफरेंशिएशन कब डिफाइन नहीं होगा, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी जब डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होगा। पहला कंडीशन है शार्प एजेस आ जाए। शार्प एजेस के अंदर क्या होगा कि मल्टीपल टेंजेंट विल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। तो जब मल्टीपल टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी सेम टाइम पे, तो आप स्लोप, क्योंकि टेंजेंट का थीटा होगा तो किस टेंजेंट को आप प्रेफर करोगे, तो यू विल नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ स्लोप, तो मल्टीप्लिसिटी आएगा स्लोप का वैल्यू में, तो दैट वाई अ यूनिक वैल्यू ऑफ स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक एक्स पे आपके मल्टीपल dy बाई डी एक्स आ रहे हैं, तो आपका स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि किस वैल्यू को चूज करें। अगर फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है मतलब फंक्शन खुद ही डिफाइंड नहीं है किसी पॉइंट पे, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन होगा। अगर जैसे एक एग्जांपल से लिया था कि 1/x का एक एग्जांपल है कि 1/x 0 पे डिफाइन नहीं है, 1/0 पुट करोगे तो इट विल गिव यू अ y इक्वल टू नॉट डिफाइंड, बट इसका डिफरेंशिएशन भी वहां पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन का कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल फाइंड कर पाएंगे। तो अगर फंक्शन खुद ही डिफाइन नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन भी डिफाइन नहीं होगा उस पॉइंट पे। और थर्ड कंडीशन था कि किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट वर्टिकल बन जा रहा है, टेंजेंट वर्टिकल बनेगा तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री इज अगेन अ नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। तो ये 3 कंडीशन थी जिनके अंदर हम फंक्शन को जो है डिफरेंशिएशन को नॉट डिफाइंड मानते हैं। ठीक है, इसके अब हम आगे चल रहे हैं, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से, जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं उसको शुरू करते हैं कि एक बार मुझे वीडियो पोस्ट करता हूँ। क्लियर रहेगा ताकि स्क्रीन पे आपका फुल स्क्रीन रहे। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आंसर लिखता रहूंगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है पहले कौन सा रूल लगेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके जो पढ़ाए गए हैं सारा उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इनसे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जितना हम अभी तक पढ़े हैं चीजों को लेकर के। अब जल्दी से अपनी नोटबुक में ट्राई करिए इनको। सबके आंसर, इसको इस यहाँ से स्टार्ट करो फर्स्ट से। पहले के कौन सा करोगे, आप क्या करोगे, आप एक एक कोई वीडियो ऑन कर सकता है, आप मुझे हिंट बता सकते हो इसके लिए। सॉरी, ऑडियो ऑन कर सकता है। आरव कैसे करोगे इसको। सर पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। चेन रूल का फंक्शन है ये। यस सर। तो आप सबसे पहले साइन एक्स का, अगर इसका dy बाई डी एक्स यू विल ट्राई टू फाइंड, तो सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन का होगा cos, cos x, बट अंदर क्या है, अंदर वाले x नहीं है, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज रखो। फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाला फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये है सेकंड फंक्शन आपका, ये है फर्स्ट फंक्शन जो बाहर है। तो इस फंक्शन के लिए क्या आएगा, सॉरी, इस फंक्शन के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 14x, ये आएगा इसका, और 2x का क्या आएगा +2, ये आएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से करना होता है। इसमें कितने फंक्शन दिख रहे हैं आपको, इसमें जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको चेन रूल पता चल जाएगा कि अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो आपको पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और तीसरा फंक्शन है 4 पावर x। तो टेंजेंट के अंदर ये सेकंड फंक्शन है और उसके अंदर एक फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन है। तो सबसे पहले होगा टेंजेंट का, तो टेंजेंट के लिए क्या करोगे आप, टेंजेंट का आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, और एज अंदर वाला फंक्शन एज इट इज आप रखोगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या करेंगे,
ई पावर एक्स का, तो ई पावर 4x का ई पावर 4x, फिर 4x का कितना आएगा 4, तो ये आंसर आएगा। 3 फंक्शन है, तीनों का डिफरेंशिएशन आया, मल्टीप्लाई कर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है इस तरीके से फाइंड करना? बहुत ही सिंपल है, रूल भी सिंपल थे, प्रोसेस भी इसका बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, बहुत आराम से ये कराई जा रही है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ये याद रहे, हैश टैश में नहीं चल रही है। इसमें देखो, इसको आइडेंटिफाई करने, देखो आपको बोला है मैंने dy बाई डी एक्स फाइंड करने को, बट ये फंक्शन किसका है? इट इज अ फंक्शन ऑफ t। तो फंक्शन t है और वेरिएबल कौन है जिसके साथ डिफरेंशिएट करना है? वो dy बाई डी एक्स। तो जब आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक फंक्शन है और वेरिएबल दूसरा है, तो आपको मैंने बताया था dy बाई डी एक्स किससे निकालोगे? आप नॉर्मल y क्या करोगे? dy बाई डी एक्स इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे dx बाई dt। रूल था कि बस dx मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। तो यू नो हाउ टू फाइंड दिस। ये कैसे फाइंड करोगे? आप इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो x के साथ, जो आता है। बेसिकली इसका सिंपल एक डिफरेंशिएशन करने के सोचो, तो e पावर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, फिर किसका आएगा? ऊपर वाले अंदर वाले फंक्शन, देखो ये है अंदर वाला फंक्शन, उसका -7t², तो उसका आएगा -7 इंटू 2t, t² का 2t हो जाएगा, और इंटू फिर t का जो है आप क्या कर रहे हो, सॉरी ये नहीं आएगा, हम किसके साथ कर रहे हैं? t का फंक्शन है, उल्टा कर दिया, x के साथ डिफरेंशिएशन किया था, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रहा हूँ, dt के साथ कर रहे हैं और फिर dt का dx के साथ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लास्ट में आ जाएगा आपका dt बाई dx। देखो हमने किस किस का डिफरेंशिएशन किया, मैं यहाँ से अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फिर मैंने डिफरेंशिएशन किया इस पूरे फंक्शन का, और उसमें फिर मैंने लास्ट में डिफरेंशिएशन किया t का, क्योंकि वेरिएबल अलग है तो उसका भी डिफरेंशिएशन। अगर x होता तो ये टर्म 1 बन जाता, तो कैंसिल होकर दिखाई नहीं देता। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला फोर्थ करके बताइए, फोर्थ में क्या रूल लगेगा? जल्दी से, अगर कोई तो किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसी का क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, या फिर आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। इसका आंसर बताइए मुझे फोर्थ का। क्या रहेगा? आपको पहले दिखा कि एक तो लगेगा प्रोडक्ट रूल यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ये और दूसरा फंक्शन है ये, और दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। बट ये जो इंटरनल फंक्शन है इसके अंदर भी cos x नहीं है, सिर्फ x² है, तो चेन रूल भी लगेगा। इसके अंदर भी चेन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी 4x है, e पावर x नहीं है बस डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा cos ऑफ x² में पहले cos किसका डिफरेंशिएशन होगा? फर्स्ट फंक्शन, पहले तो आप ये वाला रूल लगाएंगे, u v डैश प्लस v u डैश। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन u है, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। तो सबसे पहले अगर cos x² को डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? इसको अगर सिंपल वे से करेंगे तो cos x² एज इट इज, क्योंकि u एज इट इज रहना है, डिफरेंशिएशन होगा किसका? डिफरेंशिएशन होगा e पावर 4x का, पहले यहाँ से ये लगाया, प्लस फिर उसमें अगर मैं लगाऊं तो आप ये बोलेंगे कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज, e पावर 4x एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन होगा dx के साथ किसका? cos ऑफ x² का। ये हो गया आपका सेकंड वाला टर्म। अब इसमें देखो डिफरेंशिएट किस चीज को करना है, ये वाला तो एज इट इज, क्योंकि इसको यहाँ तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से आएगा, क्योंकि e पावर 4x है, तो e पावर 4x इंटू एक 4 भी आएगा, क्योंकि 4x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन, प्लस
यहाँ पे e पावर 4x तो बाहर ही है, उसका डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, तो cos x स्क्वायर का साइन ऑफ x स्क्वायर, और फिर अंदर वाले फंक्शन का चेन रूल से 2x। इसमें देख लीजिए, आपको किसी को कुछ भी डाउट है तो समझ सकते हैं, बाद में तो बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बोल सकते हैं आप लोग। एक्सक्यूज मी सर, सर वहाँ पे माइनस साइन एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना होता है छोटे छोटे चीजें, क्योंकि साइन का कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ये आएगा। इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि अपने रूल्स जो हैं बस डायरेक्टली याद हो, और कुछ ऐसा रूल को फॉलो ही करना है बेसिकली, और कुछ ऐसा है नहीं इनके अंदर कि जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, ठीक है, रीजनिंग में नहीं जा रहे कि ये रूल्स आए कहाँ से हैं, ये आप मैथ्स में सीखोगे, और बायोलॉजी वालों के लिए जो है, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। डन। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें कॉमन ढूंढ सकते हो कि ये पार्ट देखो दोनों में दिख रहा है, तो दिस इज अ कॉमन थिंग, ठीक है। 2 को कॉमन ले सकते हो, इसको इसको स्प्लिट किया जा सकता है, इसको 2 को यहाँ पे कॉमन कुछ लेकर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, e की पावर 4x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर x, सॉरी 2 cos x स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस, एक x है वो कॉमन नहीं आया, और साइन ऑफ x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इतने टिपिकल नहीं आएंगे, ये बस मैं सिखाने के लिए आपको, ताकि रूल समझ आ जाए कि क्या चल रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये जैसा ऊपर वाला थर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि छोटा छोटा डिफरेंशिएशन ही पूछा जाए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है। ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक, क्या करोगे, पहले तो देखो समेशन रूल, ये कुछ नहीं है, यहाँ साइन एक्स, अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स को फाइंड करने की कोशिश करो, तो इसका तो क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डायरेक्टली cos x। यहाँ पर तो किसी को करते हैं, फिर क्या यहाँ कौन सा रूल लगेगा, ये तो आ गया समेशन रूल, क्योंकि सब में बीच में तो जो अलग अलग है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 का अलग अलग कर दो। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे लगना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, फिर e पावर 1/x का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का फिर यहाँ पे चेन रूल भी लग जाएगा। अब आपको देखो, मैं कॉम्प्लिकेट इस वजह जानबूझ के किया हूँ कि ये देखो, यहाँ पे सिर्फ e पावर x नहीं है, यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ऊपर में है सेकेंड फंक्शन पावर में, तो प्रोडक्ट रूल भी है और चेन रूल का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अब मैं क्वेश्चन अगर इसी को इतना ही टीडीएस है, तो आप इसके लिए क्या जाओगे, पहले किसका करोगे, e पावर -1/x, और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ -1/x का, ये किससे होगा, पावर रूल, x पावर n वाला रूल। और अभी प्रोडक्ट रूल खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ u और v डैश वाला टर्म लिखा है। फिर एक और टर्म आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा, जिसमें ये टर्म एज इट इज रहेगा,
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ये आपका आंसर आएगा। क्यों? इसमें ये क्या है? ये है v और ये है u डैश। ये 3 टर्म आएंगे इसके अंदर। अब इसको भी, क्योंकि अभी भी देखो हमारे टोटल क्वेश्चन में ये बचा हुआ है जो भी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा बस उसको एज इट इज लिख दीजिए और कुछ करना नहीं है ज्यादा हमारे पास। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक्स है कि आप कैसे सीख रहे हैं चीजों को, उसको मतलब रूल्स को अप्लाई करना सीखना, क्वेश्चंस को ब्रेक करना सीखना, क्वेश्चंस के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना, कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे। ठीक है। और अभी हम फर्स्ट ऑर्डर एक बार ही डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं कि फर्स्ट एक फंक्शन है उसको बस जस्ट डिफरेंशिएट करना आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। डिफरेंशिएशन आप, अगर डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो अगर कोई पूछे कि सर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे या नहीं, तो उसका क्या होगा वो भी हम करेंगे। अभी पहले ये बताओ ये किसको समझ नहीं आया ये वाला पार्ट। अगर कोई ऐसा है क्लास में जिसको ये नहीं समझ आया तो ही कैन रेज अ डाउट और शी कैन रेज अ डाउट। ठीक है। और अगर नहीं है तो आई विल अज्यूम कि ये सबको समझ आ गया ब्रेक करके कि कैसा हमने इसको फंक्शन को पूरा ब्रेक करके किया। बट अभी भी सोल्व नहीं हुआ, इसको सोल्व करना है। ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ -1/x। तो -1, तो ये तो माइनस तो बाहर ही ले लो क्योंकि तो कांस्टेंट ही है। और आप इसको लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर -1, क्योंकि 1/x है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो -1 माइनस हो जाएगा, +2 नहीं +1 ही हो जाएगा। यहाँ पे आएगा +1 और x रेज टू पावर कितनी हो जाएगी? -2। एक पावर और कम हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा? ये वाला आ जाएगा 1/x² टर्म आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसके रिप्लेसमेंट में अपने आंसर को लाने, फाइनल आंसर लाने के लिए। और यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला टर्म, ये जो टर्म है ये वाला टर्म और ये इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप रख के देखेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर मैं आंसर लिखूं तो आपके पास आएगा cos x प्लस, वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा बस e पावर -1/x, और जो थर्ड टर्म बचेगा वो आएगा e पावर -1/x इंटू 2x। इसमें से भी आप एक चीज कॉमन लेके आंसर कर सकते हैं। ये आपका आंसर इस तरीके से। हम आपको 4 या 5 क्वेश्चन के थ्रू सारा कुछ रिवाइज कराने की कोशिश किया। रूल्स, डिफरेंट टाइप के ऑफ रूल, चेन रूल का कैसा एप्लीकेशन है। अब क्वेश्चन के इन अंदर भी वो लगेगा जा करके चेन रूल। ऐसा नहीं है कि चेन रूल का क्वेश्चन कोई अलग स्पेसिफिक ही आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे चेन रूल का एप्लीकेबिलिटी दिख रहा है। ठीक है। एक फंक्शन जब किसी और वेरिएबल का है और डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल कोई और वेरिएबल है, तब आपको क्या करना है। इस तरीके से बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है। ये हो जाएंगी चीजें, अभी आगे बढ़ सकते हैं हम इससे, रूल्स से आगे, क्योंकि रूल्स बस इतना ही सीखना है आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए। दिस इज सफिशिएंट कि जो आप कर रहे थे इतना, ये रूल सीखने के लिए सफिशिएंट है। अभी हमने ये 4-5 क्वेश्चन किए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इनके अंदर भी, और आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं तो वो, और अगर कुछ नहीं डाउट है तो आई अज्यूम कि हम आगे बढ़ सकते हैं टॉपिक में। ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या दिख रहा है आपको ग्राफ पे। सिग्निफिकेंस ऑफ dy/dx ऑन ग्राफ। ठीक है, या फिर इसको ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। ये आप टाइटल लिखेंगे। एक मैं पहले बता चुका हूं कि एक तो सबसे पहले क्या बता रहा है, ये फर्स्ट क्या है, इट टेल्स अबाउट स्लोप।
स्लोप कैसे, कि वो थीटा क्या बताएगा कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है किसी पॉइंट पे। क्यों, कैसे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आता है, टेन थीटा के इक्वल। तो ये आपको डायरेक्टली याद हो गया कि टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है और जीरो आ सकता है, तीनों केस में। यहाँ पे टेंजेंट कैसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट कैसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट कैसा होगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव आया तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे थीटा 180 डिग्री और या फिर 0 डिग्री बोलोगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है इसको क्या बोलना है। ये 0 डिग्री होगा और या फिर 180 डिग्री। आपको लग रहा होगा कि सर ये बार बार क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा, ठीक है, ये यूज होंगे अभी सारे के सारे। और सेकंड जो आप इसमें देख सकते हो, सेकंड सिग्निफिकेंस मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा अभी, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया बट इसी से रिलेटेड है, इसका आगे एक्सटेंशन है कि इसको समझने में हमको ग्राफ में एक चीज और बताएगा ये। ठीक है, इट टेल्स अबाउट वेदर it tells about whether a function is increasing or decreasing function at a point। इसको लिख लीजिए, समझा देता हूं इसको, ये क्या है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक वर्ड और लिख लीजिए, और कांस्टेंट, और कांस्टेंट, कि इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा या कांस्टेंट फंक्शन रहेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, जो ग्राफ के थ्रू आराम से समझाया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, कि समझना बहुत टीडियस नहीं है इस चीज को। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ पे, कैसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। अभी आपने जो लास्ट टाइम देखा था, तो फिर से शुरू बता देता हूँ स्टार्टिंग में। ऐसा एक ग्राफ बना लीजिए। हमने लिखा है कि किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट के कांस्टेंसी के बारे में बताएगा कि कांस्टेंट है या नहीं। तो अगर वाई एक्स का कोई भी एक रैंडम ग्राफ लेकर के मैं शुरू करूँ, ये वाई है, यहाँ एक्स है, आप कोई भी एक ग्राफ लेकर के शुरू कर दीजिए। और भी बहुत सारी देखेंगे, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा चलेगा, सपोज ये आया, यहाँ पे ना एक शार्प एज डाल देता हूँ और ऐसा कर दिया। अब आपको इस ग्राफ के बारे में क्या क्या पता चल रहा है। अब मैं अलग अलग ना रेंजेस आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। एक पॉइंट ये लीजिए जहां पे यहाँ पे टर्न हो रहा है, ये ग्राफ टर्न कर रहा है, नीचे जा रहा था फिर ऊपर आ रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले ये ग्राफ ऊपर जा रहा था, इस साइड जा रहा था, फिर सडनली इसने नीचे आना शुरू कर दिया, वाई की वैल्यू डिक्रीजिंग हो गई। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यही है, कौन है ये, वाई है। वाई इज इंक्रीजिंग, वाई इज डिक्रीजिंग और वाई इज कांस्टेंट। ठीक है, वाई के बारे में रहे, क्योंकि फंक्शन तो वाई का है ना। तो यहाँ पे फंक्शन कर रहा है बेसिकली इंक्रीज। तो ये जो रेंज है ना, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है इंक्रीजिंग। ठीक है, अगली रेंज अगर मैं प्लॉट करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये है डिक्रीजिंग, दिख रहा होगा आपको, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है वाई का पूरे टाइम। फिर उसके बाद फिर से उसने क्या किया, उसके बाद ये फिर से ग्राफ ने क्या शुरू किया, इंक्रीज इंक्रीज होना शुरू किया, ऊपर जाना शुरू किया। कहाँ तक, यहाँ तक वो इंक्रीज हुआ, इस पॉइंट तक इंक्रीज हुआ, बट इस पॉइंट पे शार्प एज भी है। ठीक है, ये क्या है, शार्प एज है। फिर उसके बाद वो क्या करना शुरू किया, डिक्रीज करना शुरू किया फंक्शन। तो यहाँ से यहाँ फिर से वो डिक्रीज कर रहा है इस रेंज में, और इस रेंज में वो इंक्रीज कर रहा था, ये वाली रेंज में बीच में वो इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, और उससे पहले भी वो डिक्रीज करके ही आ रहा था यहाँ पे पीछे से। तो मैं पॉइंट्स को नाम देता हूँ, ए, बी, सी और डी। हम ग्राफ के बारे में देखना शुरू कर रहे हैं। आप एक बात नोट करोगे
कि ए से बी के बीच, ए से बी के बीच जितने भी पॉइंट है ना, वहां पे स्लोप पॉजिटिव है। आप चेक करके देख सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करो, माइंड में करो या कैसे करो, आपको दिखा सकता हूँ मैं इस पे। जैसे आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ वाला पॉइंट लेते हैं, तो टेंजेंट देखो ये एंगल 90 डिग्री से कम बना रही है। अगर ये पॉइंट अब टेंजेंट को वेरी कर दो, कहीं और ड्रॉ करने की कोशिश करो कि सर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है। अगर आप यहाँ ना सोचो, यहाँ सोचो कि सर यहाँ पे भी 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, किसी और पॉइंट पे सोचो कि इस पॉइंट पे सोचते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, तो आप ये देखोगे, क्योंकि यहाँ देखो, खुद ही सोच लो, अभी यहाँ जीरो है एंगल, तो ये आगे जाने पे ऐसा बढ़ रहा है एंगल हर पॉइंट पे, यहाँ पे टेंजेंट अलग आया, फिर ये यहाँ पे टेंजेंट यही आया, और फिर से इसको डिक्रीज करना है टेंजेंट को, ऐसा ये टेंजेंट डिक्रीज करा और फिर से कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे फंक्शन क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या है, ये डिक्रीजिंग, ये है इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग वाली रेंज में देखोगे, तो डिक्रीजिंग वाली रेंज में जो टेंजेंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसा एंगल बना रहे हैं किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो आपको एक बात और यहाँ पे भी कंफर्म हो रही है कि इस रेंज में जहां पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रेंज में क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग रेंज में क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे भी देख सकते हो, इसके बीच में भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। तो इंक्रीजिंग जहां पर भी रहेगा तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू वहां इंक्रीज करेगी जहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा। मतलब आपको इंडायरेक्टली पता चल जाएगा, अगर किसी पॉइंट पे स्लोप निकाले और वो पॉजिटिव आया तो उसके अराउंड जो है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। और अब तीसरा बात, जहां पर फंक्शन टर्न ले रहा है, टर्न कहाँ ले रहा है, इस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, इस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, और इस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, जहां पर फंक्शन टर्न ले रहा है वहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। ये तीसरा कंक्लूजन है, dy बाई डी एक्स 0, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स 0, और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स 0। तो ये 3 पॉइंट dy बाई डी एक्स 0 वाले हैं। आप इसको अच्छे से बनाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए सारी चीजें ग्राफ की। ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, जितना हम पढ़े हैं ना उनकी वैल्यूज तो निकाल सकते हो, उनका मतलब आपको समझा, ग्राफ पे समझाने के लिए फंक्शन के बारे में काफी सारी चीजें बताएगा। ठीक है, कि अगर आपका स्लोप कहीं पे भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट मस्ट बी इंक्रीजिंग इन दैट रेंज। अगर किसी रेंज में जो है dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, जैसे इन x की वैल्यू के लिए यहाँ से यहाँ तक की ये जो x की वैल्यू पुट करोगे, इनके लिए जो वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ से इस रेंज के लिए x की वैल्यू, इन सब वैल्यूज ऑफ x पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है कि आप y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उल्टा भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है, कि अगर फंक्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का दिख रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये ड्रॉ करोगे कि दैट, आप सीधा बोल दोगे कि यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अगर फंक्शन है डिक्रीजिंग तो उसका इनवर्स भी फिर ट्रू है, कि इसका मतलब आप सीधा ग्राफ को देख करके बोलोगे dy बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर फंक्शन क्या कर रहा है, या तो कांस्टेंट हो, या तो, एक दो चीजें लिख रहा हूँ, या तो टेकिंग टर्न्स, यहाँ पे टर्न हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट हो कहीं पे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप ही 0 होता है,
तो इन दोनों केसेस में dy बाई डी एक्स 0 होगा। मतलब आपको जितने भी पीक्स दिखेंगे, अपर पीक हो या लोअर पीक हो, वहां पर क्या रहेगा, उनके dy बाई डी एक्स के लिए ये वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको। और ये मैथ में भी आएगा, ठीक है। और ये शार्प एज पे क्या होगा, शार्प एज के लिए हमने अलग से रूल पढ़ा हुआ है। शार्प एज पे क्या होता है, dy बाई डी एक्स, शार्प एज के लिए बोलोगे इट इज नॉट डिफाइंड। आप उसको बोलोगे कि ये डिफाइंड ही नहीं होगा वहां पर। देन इतना समझ आया? आरव समझ आ रहा है आपको? यस सर। एकदम क्लियर है सब पॉइंट? इसमें कोई डाउट ऐसा कि कुछ भी ऐसा नहीं समझ आया हो? आपको नो सर। ग्राफ को देखते, अभी मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन पुट करूंगा तो ये पॉइंट यूज होंगे डायरेक्टली, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, क्योंकि अब कुछ रूल नहीं है हमारे पास समझने के लिए, अब इसके एप्लीकेशन में जा रहे हैं सीधा। पढ़ना इतना ही है डिफरेंशिएशन में, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन थोड़ा समझना है कि वो क्या होता है, वो क्या बताता है। देन क्लास से कोई अगर मुझे रिस्पॉन्ड कर सकता है? आर्यन समझ आ रहा है? हेलो? यस सर। ठीक है, चलिए। किसी को डाउट है तो कोई क्लास में पूछ सकता है आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम फिर इससे। अगर ये कंक्लूड है ठीक से कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, कि फंक्शन कहाँ है इंक्रीजिंग का, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, टेंजेंट ड्रॉ करके पता चल जाएगा। डिक्रीजिंग है नेगेटिव आने वाला है। टर्न करेगा फंक्शन तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, तो इसी वजह से मैंने ये जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ही लिखे हुए हैं कि आप यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो इट वुड कम आउट टू बी हॉरिजॉन्टल एट दिस पॉइंट, ठीक है। किसी एक पे दिखा सकते हो आप, यहाँ पे क्या बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 0। तो जहां पे भी टर्निंग होगी ग्राफ में, वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। तो आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से कि जो ग्राफ के जो मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट आ रहे हैं ना, वहां पे डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो इसी ग्राफ से ही रिलेटेड है। मैं ये ग्राफ फिर से यूज करूंगा। तो इसी ग्राफ में क्या हो रहा है कि जहां पे भी देखो, इस ये मिनिमा है। मिनिमा पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसके सराउंडिंग के पॉइंट इससे सारे बड़े हैं, तो सबसे छोटा पॉइंट है। वाई का वैल्यू यहाँ पे सबसे छोटा है, अपनी सराउंडिंग से ये छोटा वैल्यू है। देखो इसमें इधर भी जाने पे बढ़ रहा है और इधर भी जाने पे वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है अपने आसपास की। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग की सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वाई का। ये भी मिनिमा है, ठीक है। तो जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा आता है, वहां पे क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा 0 रहता है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रखना होगा आपको कि अब आएगा भी, कॉन्सेप्ट ही आएगा डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम का। इससे अभी समझ आ गया होगा कि आपको क्या चल रहा है। अब मैं इस पे क्वेश्चन पे चलता हूँ कि सर इस पे ये तो मजा क्वेश्चंस में आएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन लिखो आप, कैसे होगा। जैसे आपने छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, सर्कल का एरिया आप सबको पता होता है। अगर मैं बोलूँ इफ, लिखते रहना इसको, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल का रेडियस, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing at a rate of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो बढ़ रहा है इस रेट से, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब और इंक्रीजिंग लिखा है, बढ़ता जा रहा है वो रेडियस, देन
then what should be rate of increase in area? What should be rate of increase in area at r equal to 10 सेंटीमीटर? r मतलब रेडियस, r रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेडियस को, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जैसे पूछोगे, अब इसमें से क्या क्या इन्फर करोगे, क्योंकि आप सबसे पहले बहुत, और ये जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये तो ऐसा मतलब चाइल्ड्स प्ले जो होता है ना 1+1 ऐसा वाला, उस टाइम ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने की ड्रॉ करता हूँ। जैसे एरिया पूछा है, सर्कल का एरिया की बात कर रहे हैं, व्हाट शुड बी इंक्रीज इन इट्स एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो आप जो अपनी चीजें देखो, सबसे पहले ये क्या चीज दी हुई है, एक इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, मतलब ये आपको दिया हुआ है dr/dt, क्योंकि ये रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज है, और रेट क्या होता है, dr डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। तो dr/dt दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला पता होता है πr², ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया एट r इक्वल टू दिस। अब अगर ये टाइम रेट है तो वो टाइम रेट ही पूछ रहा है। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू r लिख देता ना क्वेश्चन में कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। बेसिकली अब जो क्वेश्चन के सेंस जो है उसमें ये पूछना चाह रहा है कि dA/dt बताओ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट इन इट्स एरिया, क्योंकि आपने एक पैरामीटर टाइम के साथ दिया हुआ तो दूसरा डिफरेंशिएशन भी टाइम के साथ ही पूछ रहा है। इसमें ये यहाँ तो ऐसा डायरेक्टली पूछे व्हाट शुड बी द टाइम रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया, तो मतलब टाइम मेंशन कर दिया, बट इनडायरेक्टली समझ आ जाता है कि टाइम रेट की ही बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है dA/dt। अब आपको देखो ये बन गया आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन, फंक्शन किसका है, आर का, और डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, टी के साथ। तो कौन सा रूल पता चला कि फंक्शन का वेरिएबल अलग है और डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल अलग है, ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ठीक है। आपको dA/dt निकालना है, तो dA/dt निकालने के लिए क्या करो, अब सोचो कि dA/dt क्या आएगा। dA/dt में पाई का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, फिर r² का कितना होगा 2r, और बट अभी भी वेरिएबल का नहीं हुआ है, तो dr/dt बताया था मैंने आपको, लास्ट में लिखना है। देख लो अगर किसी को नहीं समझ आया, तो ये किसका डिफरेंशिएशन किया है मैंने, r² का, और ये किसका किया है, dr/dt का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, बेसिकली चेन रूल लगाया कि ये तो है नहीं, इसका तो लैम्डा, ये तो हो गया लैम्डा, ये है डिफरेंशिएशन जिसको करना था डिफरेंशिएट। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने पहले लगाया r² का डिफरेंशिएशन 2r हो गया। फिर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल t के साथ है, तो वेरिएबल का भी डिफरेंशिएट करो dr/dt, क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल और डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल दे आर डिफरेंट, ठीक है। अब आप क्या पता है, अब आप देखो उन्होंने क्या दिया आपको, dr कब निकालना है, जब उन्होंने पूछा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। ये फंक्शन किसका आ गया, तो r का भी फंक्शन आ गया और dr/dt पे भी डिपेंडेंट कर रहा है, मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं है। बट उन्होंने जब पूछा है ना क्वेश्चन में, तो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि वी वांट टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपको एट r इक्वल टू 10 पे फाइंड करनी है। तब आपको पता है पाई 2 पता है, r कितना दिया हुआ 10,
और dr/dt ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये कितना था, सेंटीमीटर। तो आप यूनिट भी देखोगे ना, तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, इसको अगर करोगे मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू हाफ 10, तो आएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो ये है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और ये है पर सेकेंड, तो मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया आ रहा है। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा रेट, क्यों, क्योंकि ये तो आर पे डिपेंडेंट है। अगर मैं रेडियस 20 डाल देता तो मतलब अलग अलग, जैसे हो क्या रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल है ऐसा। अब इस सर्कल का क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है ऐसा। अब रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। तो ये कर रहे हैं क्वेश्चन में कि जैसे जैसे उन्हें बोला है कि ये देखो हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो इसका इंक्रीज इन इट्स एरिया का रेट बताओ। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पर है रेडियस, ये इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगा, तो इसका रेट दिया हुआ है और इसका रेट पूछा है, ये क्वेश्चन है। सर सर dr/dt कैसे आया? dr/dt क्वेश्चन में गिवन है, देखिए dr/dt उसने बोला है इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस। मतलब उसने ये बोला ये वेरिएबल नहीं है, मतलब आप रेडियस जैसे क्या बोला, यहाँ समझा देता नहीं हूँ, सर, जैसे आप, डिफरेंशिएशन में dr/dt कैसे? अच्छा डिफरेंशिएशन में dr/dt कैसे आया, ये चेन रूल से आया, क्योंकि क्या बोला मैंने, देखो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या करोगे, आपने बोला पाई को बाहर निकाल लेते हैं सर, तो इसका करते हैं, बट ये आर के साथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वेरिएबल है आर और मैं कर रहा हूँ टाइम के साथ। तो हमने ऊपर एक रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर फंक्शन का वेरिएबल और डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल अलग हो तो पहले तो पूरे फंक्शन का कर दो 2r, और फिर वेरिएबल का भी करो dr/dt, ठीक है। और अगर ये मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, ऊपर जा करके रुको, ये पढ़ रहे थे हमने, दो मेथड से सीखा था, या तो इसको चेन रूल से देख सकते हैं, या इसको क्या टाइटल था, टाइटल भी देख लो, व्हेन द फंक्शन वेरिएबल एंड डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल आर डिफरेंट, तब की बात कर रहे थे। ये थ्योरी, इसका थ्योरी समझाया था पूरा, ठीक है, कि अगर आपको x साइन x का x के साथ करना है तो ठीक है, cos x आ जाता है, बट साइन x का डिफरेंशिएशन अगर मैं t के साथ करना चाहूँ, सॉरी यहाँ से, साइन x का डिफरेंशिएशन है बट dy/dt पूछा हो, तो आपको वेरिएबल का भी करना पड़ेगा। बेसिकली ये चीज देखो यहाँ पे, कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ये कुछ नहीं है, चेन रूल है। चेन रूल में क्या कहता है, एक फंक्शन ये मान लो, एक फंक्शन अंदर वाला मान लो, तो पहले पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर अंदर क्या है, अंदर है एक्स, एक्स को भी एक फंक्शन मान लो तो एक्स का डिफरेंशिएशन। चेन रूल है इस टाइप का। डन। ये आपका यहाँ से आया है, किसी और को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकता है, क्लियर करके चलो, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, कुछ आ रहा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं। चलिए, आई होप मतलब सबको समझ आ गया हो, ये जो पढ़ा रहे थे हम यहाँ यहाँ जज पढ़ रहे थे यहाँ पे, कि क्या चल रहा था सिनेरियो, ठीक है।
जो डाउट हो तो ऐसा पूछ सकता है इसके अंदर, क्या समझाना चाह रहे हो। और किस पे बताना था मुझे, हाँ एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ग्राफ पे देता हूँ क्वेश्चन। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना रहता है क्या चीज कैसे है। ठीक है, बहुत ही सिंपलिस्टिक था ये, सर वॉल्यूम को ले। सर एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा पार्ट एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आया, तो मैं उस पर मैं फोकस ज्यादा कर सकता हूँ। आप एग्जैक्टली बता दीजिए। देखिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं। आप देखो क्वेश्चन को बस रीड करो एक बार। आपसे पूछा इफ द, ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपका सर्कल है, एक सर्कल लिया आपने, और उस सर्कल का कुछ रेडियस है। जैसे आप ले लो कुछ आर रेडियस, सपोज उसका रेडियस उस टाइम पे जब आपने देखा 3 सेंटीमीटर था, और ये टाइम जीरो की सिचुएशन है। टाइम जीरो है और रेडियस पता है आपको। टाइम रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब आपने बोला ये इंक्रीज कर रहा है कितने से, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मेरे मेरे समझ में आया। तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, जो रेडियस होगा इतना हो जाएगा। आप डायरेक्टली देख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ेगा तो इतना हो जाएगा। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, ये मैंने इनिशियल केस लिया, ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है, कोई भी हो सकता है रेंडम। हमको एग्जैक्टली एरिया नहीं पूछा, हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा था, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 पॉइंट, तो वो कब का पूछ रहा है, 10 कब होगा, 10 होगा थोड़ी देर बाद, कभी तो रेडियस 10 भी होगा। इस तरीके से हमसे कब पूछा है कि जब ये रेडियस जब है 10 सेंटीमीटर हो गया तो कुछ टाइम पे होगा थोड़ी देर बाद जा करके। इस तरीके से तो 10 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर वैल्यू है। तो वो पूछ रहा है इस टाइम, देखो इस टाइम एरिया था कुछ इनिशियली A1 कितना था, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। इस टाइम एरिया था टाइम इक्वल टू उस टाइम पे तो कितना था, पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर। इस टाइम कितना था A3, पाई इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये जाते जाते यहाँ पे कितना आएगा, पाई इंटू 10 स्क्वायर। और इससे पिछले वाला क्या रहेगा, A9 वाला क्या रहेगा, आप बोलोगे पाई इंटू 9.5 का स्क्वायर। इस तरीके से ये रहेगा ना। अब वो आपसे एरिया नहीं पूछ रहा, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमें तो एरिया तो नहीं निकालना। एरिया नहीं पूछ रहा, एरिया निकालना होता तो आपको रेडियस मेंशन कर दिया था कि R = 10 पे एरिया बताओ। एरिया नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया, बेसिकली DA/dt। मतलब यहाँ पे DA मतलब इन दोनों का गैप। वैसे भी ये तो एग्जैक्टली डेल्टा ए होता है, ये होता है डेल्टा ए। और यहाँ पे जितना टाइम का गैप लगा, डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ टी कुछ होगा, यहाँ पे टी कुछ होगा, तो डेल्टा टी। तो ये DA/dt होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो नहीं पूछ रहा हमसे। हमको इंस्टेंटेनियस पूछा है तो मुझे डिफरेंशिएशन करके निकालना पड़ेगा DA/dt, उसीलिए सारा रूल पड़ा है। तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो चाह रहा है कि जब पाई ये एरिया था, इससे पहले तो कुछ रेडियस, ऐसा तो नहीं है कि एकदम 1 सेकंड का ही गैप होता है, पर सेकंड बढ़ रहा है ना। तो उससे जस्ट पिछले मिली सेकंड पे जो होगा वो तो 9.99999 ऐसा कुछ रेडियस होगा। तो जहां पे कुछ एरिया इंक्रीज किया DA, वैसे ही पैरेलली कुछ टाइम इंक्लूड किया DT। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है उस टाइम पे, कौन से रेडियस पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो ये निकालना हमारे लिए टीडियस है, क्योंकि हमको पिछला वैल्यू नहीं पता है कि क्या है DA। DA को निकालने के लिए मतलब फाइनल वैल्यू पता है, इनिशियल नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत कम चेंज होता है। टाइम भी नहीं पता है कितना लेंगे। तो उस ये निकालना ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट उसके रूल्स के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएशन करना आता है, ये करना आता है। ये पूछा पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, इस तरीके से। कुछ समझ आया इसमें, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ। ठीक है,
ठीक है, अभी पहली बार देखो, बहुत पहली बार इनिशियल स्टेजेस हैं आपके, धीरे धीरे समझ आने लगेंगे ये चीजें। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी, ये भी नहीं है। हाँ, आप अपने डाउट्स, आपको पता एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या माइंड में डाउट आ रहा है, उसको तो समझाया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। रूल्स को समझाया जा सकता है कि क्यों हम ये कर रहे हैं, डी आर बाई डी टी कहाँ से आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तो सर हम तब तक ऐसा पढ़ रहे थे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है, बट ये यहाँ पे वेरिएबल भी x ही था, कि ऊपर भी डिफरेंशिएशन फंक्शन भी x का था, डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल भी x का था। बट अगर यही एक्स स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएशन कर दूं k के साथ, कोई और वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे 2x इंटू डी एक्स बाई डी के। ये करना, ये कह रहा है, रूल कह रहा है, चेन रूल कह रहा है। चेन रूल कहता है पहले पूरे फंक्शन का और फिर अंदर वाले फंक्शन का। यहाँ पे भी था dx बाई डी एक्स, बट वो कैंसिल हो गया तो दिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आता है, एग्जैक्टली आता है, बट ये कैंसिल हो जाता है तो 1 दिख जाता है, यहाँ पे वो कैंसिल नहीं हो पाता, तो इस वजह से हमको ये रह जाता है यहाँ पे dx बाई डी के। और वो हमको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, जिससे वो आइडेंटिफाई भी हो जा रहा था, ये डी आर बाई डी टी। क्योंकि उस टाइम भी आप पूछ रहे थे आप लोग कि सर ये dx बाई डी टी निकालेंगे कैसे, या ये जो टर्म आता है लास्ट में ये निकलेगा कैसे, तो उसके निकलेगा नहीं, वो दी इंफॉर्मेशन दी होगी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख के चलो, क्वेश्चन लिखो, इसी से ही कराता हूँ। रेडियस ऑफ अ स्फीयर is increasing at a rate, radius of a sphere is increasing at a rate of आप इसमें रेट में कांस्टेंट रेट में नहीं लेता हूँ, जैसे क्योंकि वहां पे अगर वैल्यू आएगी ना फाइंड करने के लिए, तो सपोज मैं उसको कांस्टेंट भी नहीं मानता हूँ, मैं उसको ले रहा हूँ कुछ 10t² है, 10t², ठीक है। इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10t² सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ आपको कि टाइम के साथ भी बढ़ता रहेगा। पहले रेट कम होगा, जैसे टाइम 1 पुट करोगे तो कितना 10 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, टाइम 2 पुट करोगे तो कितना इंक्रीज करेगा टाइम 2 सेकेंड पे, 2 2 जा 4, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरीके से रहेगा। रेट भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि टाइम का फंक्शन आ रहा है खुद। देन what should be a rate of increment in volume at, अब मैं टाइम में देता हूँ, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बताओ आप कितना रहेगा। देखो, अब आपको पहले क्या, आपको एग्जैक्टली क्लियर है कि आपको क्या क्या निकालना है। देखो आपको क्या चाहिए, आपको dv बाई dt चाहिए, ठीक है। या एग्जैक्टली यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वो भी डाउट ना रहे सर dv बाई dr क्यों नहीं लिया। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिख देता तो वो लेना पड़ता, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन कर देते हैं, अगर आपको वैसा है दोनों ही क्वेश्चन कर देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसको पहला पार्ट बना लो, एक तो आएगा ये। देन व्हाट शुड बी, ये फर्स्ट पार्ट बना लो आपके, ताकि दोनों ही डाउट क्लियर हो जाए। और इसका एक सेकंड पार्ट लिख दो, रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज
rate of volume change with respect to radius at r equal to 3 सेंटीमीटर। ये पुट कर देते हैं, चलो ठीक है। अब दो क्वेश्चन, एक बार मैंने पूछा कि उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक मैंने रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट आर। दो क्वेश्चन पुट कर दिए। पहले वाले में आपको पता है कि क्या पूछ रहा है, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है वो ये है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट के आंसर में क्या पूछ रहा है, dv बाई dt, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, dv बाई dr। अब देखो दोनों में कुछ कुछ फर्क आएगा, जो आपके रूल्स हैं। 4/3 ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसका तो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, ये बाहर आता है डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा आर क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा आर क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू आर। ये चेंज है दोनों में। इसमें कैसे आएगा ये, इसमें आप बोलोगे ये जो 4/3 तो बाहर की तरफ एज इट इज, इसमें आएगा 3r²। बट क्योंकि जिस जो फंक्शन का वेरिएबल और जो डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल है दे आर डिफरेंट, तो आपको एक उसका भी dr/dt टर्म लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या आता है, 4/3 3r², यही आएगा वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर dr/dr लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देता, ऐसा होता है। ये 1 बन जाता है, ये दिखाई नहीं दिया, हमेशा यही रहता है रूल। वेरिएबल तक आपको देखो, एक फंक्शन है, वो फंक्शन के अंदर एक क्यूबिक फंक्शन है, और उस क्यूबिक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है आर। ऐसा हो रहा है, तीन है, तीन लेवल पे डिस्कशन हो रहा है चीजों का। एक पूरा फंक्शन है, उसके अंदर एक क्यूबिक फंक्शन है, और उसके अंदर एक वेरिएबल है आर का। तो अब देख लो, पहले मैंने पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और फिर वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया। यहाँ भी पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया। यहाँ क्या होता है, जब सेम वेरिएबल रहते हैं ऊपर और नीचे, तो ये फंक्शन दिखाई नहीं देता है, गायब हो जाता है, क्योंकि 1 बन जाता है। डन। और यहाँ पर ये रह जाता है। ये समझ आ गया होगा अभी आपको। अब निकालेंगे कैसे, इसमें तो देखो आपको क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में देखो ये कब कब पूछ रहा है आपको, एट r इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है। तो इसमें टाइम तो है ही नहीं, सीधा पुट कर दो 4/3 इंटू 3 और 3 स्क्वायर, सीधा ही, क्योंकि r को 3 पुट करना है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 9 9 4 36 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब, जो भी रेट आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आने वाला है। तो इतना आंसर, ये भी जो यूनिट, इसका जो भी यूनिट आएगा ये आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले में क्या आएगा, अगर ऊपर वाले का आंसर पूछो तो आपको क्या पूछ रहा है वो, एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पूछ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू जो चाहिए, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पे चाहिए। तो मतलब रेडियस भी कौन सा चाहिए, रेडियस भी चाहिए टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड का, और dr/dt भी चाहिए टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड का। दोनों टर्म मिल जाएंगे। रेडियस का फंक्शन गिवन है, देखो साइड में ऊपर कितना गिवन है, रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स रेडियस, dr/dt गिवन है आपको, सॉरी, dr/dt गिवन है 10t²। तो आपको क्या किस टाइम पे निकालना है, 4 सेकेंड पे। तो आपको निकालना है dr/dt 4 सेकेंड पे, तो आप इसमें बस 4 सेकेंड पुट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगा इसमें, कितना 40, 4 4 स्क्वायर 160। तो 160 ये वैल्यू आ गया आपका, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 160 यहाँ पर। और अच्छा आर, यहाँ पर क्वेश्चन में ना आर का वैल्यू गिवन होना चाहिए, क्योंकि तो उसका भी तो वेरिएबल है, दो
ये जो वेरिएबल बनेगा ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, आर पे और इस पे। तो आपको क्वेश्चन में ही मेंशन होना चाहिए था, मुझे मेंशन एग्जैक्टली करना चाहिए, क्योंकि तो मैं रेंडमली बना रहा हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एट दिस टाइम एंड कुछ आर दिया होना चाहिए था, सपोज आर में देता हूँ 5 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए था उसका भी। तो वो दोनों फर्स्ट पार्ट को पूरा लिख लेना, कुछ रेडियस और कुछ टाइम पे, क्योंकि दोनों का फंक्शन आ रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, डी आर बाई डी टी पे भी। तो आर भी दे दिया आपको और टाइम भी दे दिया। बेसिकली इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये डीवी बाई डी टी पूछा है तो क्या करना है, और डीवी बाई डी आर पूछा है तो क्या करना है। ये लास्ट में ये टर्म आएगा, यहाँ ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन का वेरिएबल और डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल क्या रहने चाहिए, सिमिलर रहने चाहिए। तो डी आर बाई डी आर कैंसिल होके 1 बन जाता है, दिखाई नहीं देता। अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो फंक्शन वेरिएबल और डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल का भी एक डी डिफरेंशिएटिंग टर्म लास्ट में मल्टीप्लाई होता है। जन अभी किसी को डाउट है इसमें? इसको लिख लीजिए अच्छे को, स्टेप वाइज इसको लिख लीजिए नोटबुक में, कैसे निकाल रहे हैं सारे। मैंने सोचा था ये वाला ले लो, बट फिर मैं लिया नहीं। तेरे हाथ लगा दिए, तेरे हाथ से गुलाब चढ़ते हैं, ये नहीं हाथ से तुम्हें मारता था, हाथ चढ़ जाता है। कितना बोल रहे लग तूने भाई। आपका माइक ऑन है हरमन। हेलो, हाँ जी, समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, वीडियो में आ जाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ। हाँ जी, समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। पक्का? यस सर। ठीक है, कितने लोग आए हैं क्लास में ये लोग? पेपर वेपर तो नहीं चल रहा है अभी? 8 है सर, 8। अच्छा, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन अब मैं ग्राफ का कराता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन लिखो। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि बस ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज होता है, dx बाई dt होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। x क्या है? पोजीशन। ये आपने पहले 9th में सुनी भी हुई है डेफिनेशन, बट उसको ऐसा लिख देते हैं बस। वेलोसिटी जो है dx बाई dt है, x क्या है? पोजीशन, और t क्या है? टाइम। चलो मैंने बता दिया। इफ अगर ऐसा है, इफ वेलोसिटी इज dx बाई dt, यानी कि v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी टाइम का, अगर आप इस ग्राफ को देखना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए। क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो मैं इस ग्राफ को इजी साइड बनाता हूँ पूरा। ठीक है, ये इस साइड नहीं होगा ग्राफ, इधर ही ले लीजिए इसको पूरा। एक एक्सिस है पोजीशन का, ये एक्सिस है पोजीशन का, और ये एक्सिस है टाइम का।
मैं बोल रहा हूँ ए है, ये पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है डी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको बस ये बताना है कि वेलोसिटी एट ए क्या है, साइन बताने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, वीबी क्या है, वीसी क्या है, वीडी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट डी। ठीक है, अब मैं एक को बोलूंगा आप में से किसी को, इसको बताना होगा। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ? आर्यन आप बताओगे मुझे, ठीक है? क्या है यहाँ पे वेलोसिटीज के साइन बताने हैं कि वेलोसिटी इन 3 डिफरेंट पॉइंट पे, 4 डिफरेंट पॉइंट पे ए बी सी डी एक्स, पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी और डी। आपको वेलोसिटी बताना है इन चारों पॉइंट पे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। और वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ये मैंने गिवन गिवन है, दे दिया है। सर ए पे डिक्रीजिंग होगी, ए पे क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा? सर ए टर्निंग पॉइंट है, ए टॉप मोस्ट पॉइंट है। सर जीरो। हाँ, क्योंकि यहाँ का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, उसका स्लोप। और स्लोप क्या होता है ए पॉइंट का? अगर इस ग्राफ का स्लोप मैं पूछूं डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ का स्लोप क्या आएगा? यहाँ का स्लोप आप बोलोगे सर यहाँ का स्लोप तो जीरो आने वाला है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, इसका स्लोप क्या आएगा, जीरो। तो मतलब इस पॉइंट का डी एक्स बाई डी टी क्या आने वाला है, जीरो। तो ये कितना आएगा, मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पे भी जीरो होगा, क्योंकि ये भी तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। सी पे बताओ आप मुझे, सी पॉइंट पे क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप सीधा देखो, ऐसा भी दिख रहा है, एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही आपको दिख जाए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब इस पूरी रेंज में ही पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि dx बाई dt इस पूरी रेंज में ही क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो c उसके बीच में ही आ रहा है, तो c पे वेलोसिटी होगा पॉजिटिव। d कहाँ पे लाई कर रहा है, d एक ऐसी रेंज में लाई कर रहा है जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ भी करना चाहोगे तो कैसा टेंजेंट बनने वाला है, ऐसा टेंजेंट बनने वाला है, ऐसा टेंजेंट बनेगा। ऐसा टेंजेंट क्या देगा आपको, एक नेगेटिव वेलोसिटी देगा। नेगेटिव वेलोसिटी देगा तो dx बाई dt नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है डी पॉइंट पे। इस तरीके सिर्फ ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल का ये ग्राफ है, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कहाँ होगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट, इस पूरी रेंज में जो ये ब्लू वाला रेंज है, यहाँ से यहाँ तक पूरे टाइम उसका वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, और इस दूसरी रेंज में जो ग्रीन वाला रेंज है, ये वाला रेंज है, इसके अंदर पूरे के पूरे टाइम उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। और जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, उन 2 पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस एक मोमेंट ऐसा आया है, बस उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, देखो ऐसा हो गया, उसका पोजीशन ऊपर बढ़ रहा था टाइम के साथ, सडनली पोजीशन डिक्रीज, जैसे आप इधर जा रहे थे और सडनली आपने वापस लिया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आप पहले उधर चल रहे थे, ऐसा उधर चल रहे थे, फिर आपने इधर चलना शुरू किया, तो जब टर्न करोगे तो इस मोमेंट पे क्या हुआ होगा, इस मोमेंट पे क्या होगा, एक मोमेंट्री रेस्ट होगा। तो वही हुआ, देखो पोजीशन एक्स बढ़ रहा था,
फिर एक्स नीचे कम आ रहा है, तो एक मोमेंट जब मुड़ा तो होगा ना वो, क्योंकि एक्स अब पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है पोजीशन, तो एक मोमेंटरी रेस्ट आया होगा। वही मोमेंटरी रेस्ट कौन सा है? ए पॉइंट का वेलोसिटी 0 दिखा रहा है। क्या बोला? दोबारा समझा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपको एक दीवार एक, हाँ दोबारा दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक दीवार है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अभी, चलो दोबारा मैं कोई, आप यहाँ पे खड़े हो और मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, इसमें मैं टाइम देख रहा हूँ और ये है x इक्वल टू 0। आपको बोला कि आपको इस दीवार को हाथ लगा के वापस आना, तो आप पहले इधर जाओगे, ठीक है, और मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ साथ साथ, टाइम देखा, तो टाइम 1 हुआ कुछ सेकंड, तो आप यहाँ पे पहुंच गए होंगे कहीं पे 1 पे, फिर टाइम 2 सेकंड पे कहीं और पहुंच गए होंगे, टाइम 3 सेकंड पे कहीं और पहुंच गए होंगे, टाइम 4 सेकंड पे शायद दीवार को टच कर दिया, ऊपर पहुंच गए। फिर क्या होगा, वापिस आ रहे हो तो अब आपका एक्स डिक्रीज करना शुरू करेगा और ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ गए, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना, और यह एक्स और यह टाइम, और जबकि आप सीधा जाके वापस आए। पार्टिकल ऐसा नहीं जा रहा है कि पार्टिकल ऐसा पैराबोलिक नहीं जा रहा है, ये तो ग्राफ है उसका पोजीशन का, प्लॉट से पॉइंट प्लॉटेड है। तो उस मोमेंट पे क्या हुआ, जब आप दीवार को टच करें ना, वापस मुड़े, तो एक मोमेंट के लिए आपकी वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई। आप खुद ही सोचो, आप दीवार को हाथ लगाओगे तो एक इंस्टेंट ऐसा होगा जब आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको टर्न तो करना है ना, टर्न करोगे तो आपकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो दूसरी साइड में वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो वो ये वाले पॉइंट ये शो कर रहे होते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन देखो, एक्स बढ़ रहा था, सडनली एक्स डिक्रीज करना शुरू कर दिया। इस रेंज में देखो, इधर से देखो, इधर से एक्स बढ़ रहा था ग्रीन वाली रेंज में, और फिर एक्स डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो इस रेंज में एक्स इंक्रीज कर रहा है और दूसरे वाली में डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, सडनली एक मोमेंटरी रेस्ट आएगा, जो वो दीवार को हाथ लगाने वाला एग्जांपल बताया। डन। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मैं आपको, कि आपके क्वेश्चन मैथमेटिकल भी आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन ग्राफिकल भी आ सकते हैं, एनालिटिकल भी आ सकते हैं। समझना कि इंटरप्रिटेशन क्या लेना है उन क्वेश्चंस का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अभी किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? आरव? नो सर। क्लियर है एकदम सारे पॉइंट्स, कि किस यस चीज सर। को मोमेंटरी रेस्ट बोला जा रहा है, क्यों वहां पे dx बाय, आपको बस dx बाय dt का मतलब वेलोसिटी है इस क्वेश्चन में। तो dx बाय dt अगर कहीं पॉजिटिव है, वो आपको रेंज बता दी गई है, जहां पे फंक्शन इंक्रीज करेगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब वेलोसिटी भी उस रीजन में पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है किसी रीजन में, जो कि ये ब्लू वाला शेडेड रीजन है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, ये वेलोसिटी नेगेटिव जोन है। ग्रीन वाला वेलोसिटी पॉजिटिव जोन है, जहां पे टर्न हो रहे हैं वहां पे वेलोसिटी 0 है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। कौन सा मूवमेंट है वो अगर पूछा जाए, तो ये वाला जो टाइम होगा ना, कोरस्पोंडिंग टाइम, इधर देखो ग्राफ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ का जो टाइम होगा सपोज t1, और यहाँ का जो टाइम होगा सपोज ये टाइम है t2, ये t1 और t2 पे वेलोसिटी 0 होगी। जैसे अगर ऐसा लिखा जाए, dx बाई dt एट टाइम इक्वल टू t1, ये कितना आएगा? 0। अगर मैं ऐसा डालूं, ये टाइम इक्वल टू t2, तो भी कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि उस पर dx बाई dt का वैल्यू आपको ग्राफ से दिख रहा है कि 0 है, आपको निकालना नहीं है, आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि वो 0 है, क्योंकि ग्राफ टर्न कर रहा है उस पॉइंट पे, और जिस भी पॉइंट पे ग्राफ टर्न करेगा वहां पे स्लोप 0 आएगा। 0 आएगा तो x पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, वो मैंने क्वेश्चन में बता दिया आपको, ठीक है। ये आपको पढ़ेंगे हम इसको सेकंड थर्ड चैप्टर में। इस क्वेश्चन में मैं ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन दे के चल रहा था कि आपको बता दिया गया है, तब आपको इंटरप्रेट करना है बस चीजों को। और वैल्यू नहीं पूछा था, सिर्फ साइन पूछा था कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी या 0 होगी, ये था क्वेश्चन।
क्लियर है डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, कैसे करते हैं, रूल्स? ठीक है, 8-10 क्वेश्चन लिखो। अभी मैं छोटे छोटे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, जो होमवर्क रहेगा आपका, पहला लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस e पावर 2t विद रिस्पेक्ट टू dt। ये करना है आपको डिफरेंशिएशन। थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा cos ऑफ 2 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा माइनस पाई बाय 4। इसका करना है, ये cos के अंदर है सारा फंक्शन। ठीक है, थर्ड लिखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अपने फंक्शन लिखा हुआ है sin x प्लस कोस स्क्वायर x। इसका करना है, एक जगह स्क्वायर है। फोर्थ में लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ d लैम्डा log ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ऐसा, और नेचुरल लॉग है। समझा है? ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन ऑफ d, ये वेरिएबल्स है, ठीक है, और वेरिएबल अलग अलग, सेम वेरिएबल दिख रहा है तो वो लास्ट वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, d लैम्डा बाय d लैम्डा 1 बन जाता है, ये ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं, आप इसमें लिख दीजिए टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 3x। इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। e पावर माइनस 3t इंटू कॉस टी, इसका करिए। सेवेंथ जो है डिफरेंशिएशन ऑफ, इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ dx 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये पूरा मतलब एक फंक्शन है ऐसा। सेवेंथ और एट्थ आ गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 1 का और x माइनस 3 का क्यूब का। ये फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। नाइन्थ एक फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का प्लस x प्लस 2 का विद रिस्पेक्ट टू x, ये करेंगे। देन और लास्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ dt cos ऑफ 3x ये कर दे, cos स्क्वायर 3x का कर देना, cos स्क्वायर 3x का, इस तरह विद रिस्पेक्ट टू। बट यहाँ पे देखो ये टाइम, यहाँ पे ध्यान देना, स्टार लगा, ये टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट पूछा। हो जाएंगे ये क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, ये 10 के 10 कल करके लेके आना नोटबुक में, और रिवाइज करके आना सारा का सारा। ठीक है, आरव हो जाएंगे? यस सर, ट्राई करने में पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करके देखिए,
और रूल्स रिवाइज करके आप लोग सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं रहेगा। ठीक है, चल मैं सॉल्व भी कर दूंगा इनको, यहाँ पे हिंट दे दूंगा एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सबका, बट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए बाय बाय सब लोग, बाकी लोग जो हैं वो लोग तो छोड़ ही दिए क्लास। चलो बाय बाय, ठीक है, ठीक है।